हेलो फ्रेंड्स, आई एम विनय कुमार। तो पहले मैं दो वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें मैंने रेफ्रिजरेंट्स के बारे में बताया कि डिफरेंट डिफरेंट रेफ्रिजरेंट्स जो एसी में यूज़ होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। एक मैंने वीडियो प्रॉपर बनाया था ऑफ एसी सिस्टम की, एसी सिस्टम की साइक्लिंग, एसी सिस्टम किस लिए ज़रूरी है, कैसे एसी सिस्टम काम करता है, बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर्स, इनका क्या एडवांटेज है, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर को कैसे अफेक्ट करता है। तो रिक्वेस्ट मेरी है कि पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद जब आप इनके क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे तो आपको वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एयर कंडीशनिंग इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके आंसर बहुत बार आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं। और हम बात करेंगे डायग्नोसिस ऑन एसी सिस्टम, एसी सिस्टम पे डायग्नोसिस करते हुए क्या क्या आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि इफ़ द एसी सिस्टम इज़ वर्किंग फाइन एंड कूलिंग इज़ ओके, व्हाट कुड बी द प्रेशर, प्रेशर जनरली क्या होना चाहिए, या फिर लो प्रेशर अगर इस रीडिंग का और हाई प्रेशर 20 बार आ रहा है तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इस प्रेशर रीडिंग पे कूलिंग थोड़ा कम आएगी, पर उसका क्या रीज़न हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर रीडिंग्स के बारे में देखें तो पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स जिनके 2 या 3 ऑप्शंस होंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर रीडिंग्स पे क्या उसके रीज़न हो सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रेयन ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरेंट्स आर, फ्रेयन ग्रुप के रेफ्रिजरेंट्स क्या होते हैं। वो फ्लेमेबल है, टॉक्सिक है मतलब जल जाते हैं और जहरीले हैं, नॉन फ्लेमेबल है बट टॉक्सिक है, नॉन फ्लेमेबल है एंड नॉन टॉक्सिक है। तो यहाँ टाइमर चलेगा 10 सेकंड का, आप उसमें सोच सकते हैं अपना आंसर, उसके बाद ऑटोमेटिकली राइट आंसर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा इन ग्रीन। So the right answer is Freon group refrigerants are non-flammable and non-toxic. Freon group means R12. So R12 refrigerants हो that is non-flammable, उसमें आग नहीं लगती है और वो जहरीला भी नहीं है। Second question है, in a refrigeration system the expansion valve device is connected between which components. So expansion valve जो component है वो किन components के बीच में connected है, compressor और condenser, condenser and receiver, receiver dryer and evaporator, or evaporator and compressor. So your time starts. And the right answer is रिसीवर ड्रायर एंड एवापोरेटर। तो एवापोरेटर से पहले और रिसीवर ड्रायर के बाद एक्सपेंशन वॉल लगा होता है। क्या काम है एक्सपेंशन वॉल का, स्प्रे फॉर्म में लो प्रेशर क्रिएट करना है एवापोरेटर पे, एकदम से सारा रेफ्रिजरेंट को जाने नहीं देता, स्प्रे करके लो प्रेशर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज टू बी क्लीन बाय ब्लोइंग आउट सम गैसेस, व्हाट गैस मस्ट बी यूज फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए कौन सी गैस यूज करनी चाहिए। कंप्रेस्ड एयर मतलब नॉर्मल एयर जो आपके वर्कशॉप्स में अवेलेबल है वो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या एनी गैस। सो द राइट आंसर इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस यूज की जाती है, एक तो ये बहुत ही चीप है और दूसरा मॉइस्चर फ्री रहती है, तो नाइट्रोजन गैस इज द बेस्ट टू यूज इंटरनल गैलरीज ऑफ एसी कंपोनेंट्स। द इवैक्यूएशन टाइम यानी कि वैक्यूम टाइम, आप गाड़ी में रेफ्रिजरेंट फिल करने से पहले वैक्यूम पे लगाते हैं गाड़ी को, तो बहुत बार मैंने देखा है कि लोग उसका वैक्यूम 5 मिनट 10 मिनट के लिए करते हैं, कोई 15 मिनट के लिए करते हैं, कोई 1 घंटे के लिए भी करते हैं। तो आइडली कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 30 मिनट्स, 30 मिनट्स का होना चाहिए, या वो डिफरेंट रहेगा डिपेंडिंग जो उसकी लेंथ है यानी जो टाइम है वो डिपेंड करेगा व्हीकल कौन सी है और उसकी फुलिंग कैपेसिटीज क्या है। सो द राइट आंसर इज 30 मिनट्स। 30 मिनट्स का वैक्यूम टाइम यानी इवैक्यूएशन टाइम रिक्वायर्ड है फॉर एवरी व्हीकल, कोई भी व्हीकल हो, वेदर इट्स अ मारुति और इट्स अ एनी लग्जरी कार, सबके लिए 30 मिनट्स का इवैक्यूएशन टाइम नेसेसरी है। इसी टाइम के अंदर वो सिस्टम में से जितना भी मॉइस्चर है उसको रिकवर कर सकती है मशीन। अगर आप 5-10 मिनट का करेंगे तो पूरा मॉइस्चर रिकवर नहीं कर पाएगी। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टोर ऑल स्पेयर पार्ट्स इन अ ड्राई प्लेस एंड कीप लॉक्ड बाय प्लग। तो जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं या जो कंपोनेंट्स आपने गाड़ी में से रिव्यू किए हैं एसी के, उनको ड्राई प्लेस पे रखना चाहिए और लॉक करके रखना चाहिए, प्लग सेट एक्सेट्रा।
व्हेन इंस्टॉलिंग पार्ट्स ओनली रिमूव द प्लग्स जस्ट बिफोर इंस्टॉलेशन, जब आप पार्ट्स लगाने जाएंगे तभी आप उसके प्लग्स हटाएं। अ ड्रायर दैट इज नॉट सील्ड फ्रॉम लास्ट 2 days कैन बी यूज इजिली, मतलब ड्रायर ऐसे ही खुला पड़ा हुआ था स्पेयर पार्ट्स स्टोर में और आप उसको लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। कैन यूज रेफ्रिजरेटर ऑयल फ्रॉम ओपन कंटेनर्स विच लेफ्ट ओपन फ्रॉम मैनी डेज, द एक्सपेंशन वॉल कैन बी रिपेयर्ड। So it is having two right answers. फर्स्ट वन, स्टोर ऑल पार्ट्स स्पेयर पार्ट्स इन अ ड्राई प्लेस, ड्राई प्लेस में रखते हैं, यानी कि जहाँ पे बारिश का पानी या कोई भी पानी वगैरह की आने की संभावना ना हो। एंड कीप लॉक्ड बाय प्लग एटसेट्रा, ताकि उनके अंदर मॉइस्चर भी ना जा पाए एयर का। व्हेन इंस्टॉलिंग पार्ट्स ओनली रिमूव द प्लग जस्ट बिफोर इंस्टॉलेशन, ये प्लग्स इसीलिए लगाते हैं ताकि उनके अंदर मॉइस्चर की एंट्री ना हो पाए। अगर इन कंपोनेंट्स में मॉइस्चर चला जाएगा तो वो काफ़ी हार्म करता है और उससे आइसिंग होने के चांसेस रहते हैं एवोपरेटर की इंटरनल गैलरीज में। बाकी ड्रायर अगर सील्ड नहीं था तो वो आप यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज उसमें ऑलरेडी मॉइस्चर आ चुका होगा। सेम वे इज द रेफ्रिजरेटर ऑयल, एंड एक्सपेंशन वो रिपेयर नहीं कर सकते हैं। If the system is working fine and cooling is okay, what could be the pressure? इस आंसर को मैं आई थिंक सब लोग इसका आंसर दे पाएंगे अगर आप लोग वर्क करते हैं सिस्टम पे। तो दिस इज़ फॉर ऑल ऑल मैन्युफैक्चरर, ऐसा नहीं है कि कोई और मैन्युफैक्चरर किसी अलग सिस्टम पे प्रेशर पे काम करेगा। तो अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 बार ऑन लो प्रेशर साइड एंड 12 to 15 बार ऑन हाई प्रेशर साइड, ये जनरल प्रेशर है एसी सिस्टम का, वेदर इट्स अ R12 गैस, R134A गैस और R1234YF गैस। कोई भी गैस डली हो प्रेशर यही रेंज में आएगा। तो प्रेशर के बारे में अगर आप और अच्छा जानना है कि प्रेशर चेंज होने से क्या रीडिंग में चेंज आता है, तो मेरी जो वीडियो मैंने रेफ्रिजरेशन साइकिल में, उसमें मैंने पूरा चार्ट दिया हुआ है कि इस प्रेशर पे कितना उसका बॉइलिंग पॉइंट पहुंचता है और उस बॉइलिंग पॉइंट से क्या फ़ायदा है उस लेवल पे जाने का। वाई मस्ट रेफ्रिजरेंट R12 नो लॉन्गर बी यूज टूडे, R12 यूज क्यों नहीं किया जाता? अब R134A यूज करते हैं या फिर R1234YF यूज किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिपेयर द R12 सिस्टम, R12 is a CFC and damages the ozone layer. It is not providing cooling at outside temperature 40 degrees Celsius. The right answer, I think, that is B. R12 is a CFC and damages the ozone layer. ओजोन लेयर को R12 डैमेज करता था जिसकी वजह से अल्ट्रा वायलेट रेस सन की अर्थ पे आती थी, दैट्स वाई इसको बंद कर दिया गया यूज़ करना। इसका रिप्लेसमेंट आया R134A, बट R134A भी अब बंद होता जा रहा है धीरे धीरे, काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स कर चुके हैं बिकॉज वो ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी ज़्यादा देता है, अर्थ पे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ दैट गैस। क्या रीज़न है वो मेरी रेफ्रिजरेंट की वीडियो में आप देख सकते हैं। विच कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेसिव हाई प्रेशर इन हाई प्रेशर सर्किट, एसी के हाई प्रेशर सर्किट में काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर आ रहा है, उसका क्या रीज़न हो सकता है? कंडेंसर फैन नॉट वर्किंग, कंडेंसर फिन्स फुली फिल्ड अप, पुअर कंप्रेसर आउटपुट और लीक इन द सिस्टम। द करेक्ट आंसर इज कंडेंसर फैन नॉट वर्किंग, कंडेंसर फैन वर्क नहीं कर रहा था जिस वजह से ये होता है, बिकॉज वो ठंडा नहीं हो पाएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर देगा। सेम इज विद कंडेंसर फिन्स फुली फिल्ड अप विद डर्ट एंड डस्ट, डर्ट से कंडेंसर फिन्स भर चुके हैं, आप उसको पानी से साफ करेंगे बाद में या ब्लोइंग एयर से साफ करेंगे, एयर एक्सटर्नल जो फिन्स है उसके बाद उसमें से हवा पास होगी जिसकी वजह से वो कूलिंग अच्छी करेगा और प्रेशर भी ऑटोमेटिकली डाउन चला जाएगा। अगर 10 सेकंड का टाइम आपको कम लग रहा है तो वीडियो पॉज करके उसके आंसर मन में सोच के दे सकते हैं। विच कॉज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइस फॉर्मिंग ऑन द एवेपरेटर, ये आइस फॉर्मिंग इंटरनल नहीं कह रहे, जो एक्सटर्नल आइस फॉर्मिंग होती है एवेपरेटर, बिकॉज वहाँ पे मॉइस्चर जो एक्सटर्नल एयर का है उसे वो सोखता है जिससे पानी टपकता है, तो वो एवोपरेटर पे पानी जम जाता है, आइसिंग हो जाती है। तो उसका क्या रीजन हो सकता है? कंडेंसर फिन्स आर चोक्ड, इस वजह से होगा, एवोपरेटर टेम्परेचर सेंसर फॉल्टी और इनकरेक्टली फिटेड, या कंप्रेसर इज डिफेक्टिव। So the right answer is B.
एवोपरेटर टेम्परेचर सेंसर फॉल्टी। तो एवोपरेटर टेम्परेचर सेंसर लगा होता है एवोपरेटर पे, वो बहुत बार रॉन्ग रीडिंग देता है। जैसे कि हो सकता है कि वहाँ पर टेम्परेचर -5 में जा चुका है या -10 पहुँच रहा है एवोपरेटर का, बट वो रीडिंग देता है कि इट्स अ 5 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस। तो कंप्रेसर इस कंडीशन में कट ऑफ नहीं होता, और माइनस टेम्परेचर की वजह से बाहर जो पानी है वो आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और एयर फ्लो बिल्कुल ही रुक जाता है, तो एयर बिल्कुल नहीं आती है। व्हेन एंटरिंग द कंडेंसर द रेफ्रिजरेंट जब कंडेंसर में आता है तो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड, गैसियस, हैज प्रेशर लेस देन 5 बार, और ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज बी, इज गैसियस विद अ टेम्परेचर ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस। उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, और वो गैस फॉर्म में होता है जब वो कंडेंसर में एंटर करता है। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द साइकिल ऑफ रेफ्रिजरेंट? साइकिल ऑफ रेफ्रिजरेंट का आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब एक के बाद दूसरा कंपोनेंट कौन सा आता है? सो द राइट आंसर इज बी, कंडेंसर, एक्सपेंशन वॉल, देन एवोपरेटर, देन कंप्रेसर, और उसके बाद फिर से कंडेंसर। तो ऐसा नहीं है कि कंडेंसर से ही साइकिल स्टार्ट होती है, साइकिल कैन बी स्टार्ट फ्रॉम एनी कंपोनेंट। तो आप कंप्रेसर से भी स्टार्ट करके कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वॉल, एवोपरेटर, देन कंप्रेसर, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टास्क ऑफ द कंडेंसर इज, कंडेंसर का क्या टास्क है? लिक्विफाई द रेफ्रिजरेंट, उसको लिक्विड फॉर्म में लाना, कूल द रेफ्रिजरेंट डाउन, रेफ्रिजरेंट को ठंडा करना, या रेफ्रिजरेंट को ड्राई करना। सो द राइट आंसर इज ए एंड बी। वो इसको लिक्विड फॉर्म में भी कन्वर्ट करता है क्योंकि गैसियस फॉर्म में एंटरिंग हुई है कंडेंसर में, बट जब एग्जिट होता है तो लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड क्यों होता है? क्योंकि वहां पर ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। व्हाट स्टेट इज द रेफ्रिजरेंट इन व्हेन इट लीव्स द कंप्रेसर? रेफ्रिजरेंट किस कंडीशन में होता है जब वो कंप्रेसर को लीव करता है, कंप्रेसर को एग्जिट करता है? ठीक है, तो कूल एंड गैसियस, कूल एंड लिक्विफाइड, हॉट एंड गैसियस, और हॉट एंड लिक्विफाइड। तो जनरली क्वेश्चंस आपको ऐसी ही लैंग्वेज में मिलेंगे पेपर्स, अगर कोई इंटरव्यू टेस्ट आपको देना पड़ा। लीव्स द कंप्रेसर, एंटरिंग द कंप्रेसर, एग्जिटिंग द कंप्रेसर। सो द राइट आंसर इज सी, हॉट एंड गैसियस। उस समय वो काफी हॉट होता है एंड गैसियस फॉर्म में होता है। नेक्स्ट इज द फिल्टर ड्रायर। जो रिसीवर ड्रायर, जो फिल्टर ड्रायर एसी सिस्टम यूज होता है, उसका क्या काम है? एक्सट्रैक्ट मॉइस्चर फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट, फिल्टर्स द रेफ्रिजरेंट, और इज अ लिक्विड रिजर्वर। सो द राइट आंसर आर ऑल थ्री। वो मॉइस्चर को एक्सट्रैक्ट भी करता है, मतलब मॉइस्चर को सोख लेता है। रेफ्रिजरेंट को फिल्टर करना भी उसी का काम है, और एक्सेस अगर रेफ्रिजरेंट है तो वहां पर वो स्टोर भी रहता है। तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एवोपरेटर में वो जाता है थ्रू द एक्सपेंशन वाल, जितना रिक्वायरमेंट हो उतना ही। व्हाट आर द सब्सटेंसेस विच द फिल्टर ड्रायर शुड ट्रैप? फिल्टर ड्रायर जो है वो क्या सब्सटेंस ट्रैप करता है? वाटर, रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट ऑयल, डर्ट एंड एब्रेशन। ऑलरेडी हमने लास्ट क्वेश्चन में इसका आंसर दे ही दिया है, बट फिर से आपके लिए। सो द करेक्ट आंसर इज वाटर, ए, एंड डर्ट एंड एब्रेशन। तो वाटर मीन्स मॉइस्चर, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, एंड डर्ट एंड एब्रेशन, अंदर सिस्टम में अगर कोई डर्ट है तो उसे भी वो अपने फिल्टर में सोख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट वे डू द हाई एंड लो प्रेशर लाइंस डिफर व्हेन द एसी system is operating? The high pressure line is hot and low pressure is cold. The high pressure line is thicker, मतलब मोटी होती है, than the low pressure line. The high pressure line is thinner than the low pressure line. The high pressure line is cold and the low pressure line is hot. So the right answer is the high pressure line is hot and the low pressure is cold. Low pressure आपको cold मिलेगी जब AC सिस्टम काम कर रहा होगा, तो
because question is AC system is operating and the high pressure line is thinner. High pressure line हमेशा पतली होती है, low pressure की line हमेशा मोटी होती है. PEG oil is hygroscopic. This means hygroscopic है PEG oil. PEG oil means polyalkylene glycol. ये जो oil है रेफ्रिजरेंट में यूज होता है, ये हाइड्रोस्कोपिक है. इसका क्या मतलब है? It has good lubricant properties. It combines well with refrigerant. It rapidly combines with moisture. For example, from the air. मतलब एयर से मॉइस्चर ले लेता है वो. So the right answer is it rapidly combines with moisture, for example from the air. एयर से ये मॉइस्चर ले लेता है. हाइड्रोस्कोपिक मीन्स ये मॉइस्चर को सोख लेते हैं अपने अंदर, वाटर में मिक्स हो जाते हैं, सॉल्यूबल है प्रॉपर. तो ब्रेक ऑयल की भी यही प्रॉपर्टी होती है, वो भी हाइड्रोस्कोपिक in नेचर है, जिस वजह से उसे चेंज करना पड़ता है एक टाइम के बाद. इसी वजह से ओपन कंटेनर्स का रेफ्रिजरेंट ऑयल कभी भी यूज़ नहीं किया जाता, हमेशा सील्ड कंटेनर का यूज़ किया जाता है. और ओल्ड रेफ्रिजरेंट ऑयल भी कभी यूज़ नहीं करते, बिकॉज अगर ओल्ड है तो उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर होगा जो उसने सिस्टम में से सोखा होगा. तो हमेशा न्यू रेफ्रिजरेंट ही यूज़ किया जाता है कभी भी सिस्टम में टॉप अप करने के लिए. There are active and passive safety components in vehicles. Which does a passenger vehicle air conditioning system belong to? मतलब एयर कंडीशनिंग सिस्टम एक्टिव सेफ्टी है, पैसिव सेफ्टी है, इनमें से कोई भी नहीं है. So the right answer is it's a active safety component. तो एसी सिस्टम एक्टिव सेफ्टी कंपोनेंट है, मतलब कि ये एक्टिव सेफ्टी मीन्स जो एक्सीडेंट को होने से अवॉइड करता है, रोकता है. तो अगर आप थकेंगे नहीं, टायर्डनेस फील नहीं होगी, तो एक्सीडेंट्स के चांसेस आर वेरी लेस. सो इट दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर एक्टिव सेफ्टी इक्विपमेंट. द रेफ्रिजरेशन सर्किट इज स्प्लिट इनटू लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर. लो प्रेशर हाई प्रेशर, एट विच कंपोनेंट इज द रेफ्रिजरेशन सर्किट स्प्लिट इनटू हाई एंड लो प्रेशर? सर्विस कनेक्शन, रिजर्वर, विथड्रायर, कंप्रेसर और एक्सपेंशन वाल्व. So this question is having two right answers. C at the compressor and D at the expansion valve. ये दोनों कंपोनेंट लो प्रेशर हाई प्रेशर सिस्टम को डिफर करते हैं, बांटते हैं दो हिस्सों में. मतलब एक साइड लो प्रेशर होगा, एक साइड हाई प्रेशर होगा. यू आर टास्क विद रिन्यूइंग एन एसी कंप्रेसर. आपको एसी कंप्रेसर रिप्लेस करने का टास्क दिया था ड्यूरिंग अ रिपेयर. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? द न्यू कंप्रेसर इज सप्लाइड विद 50% of the total oil quantity. The new compressor is always supplied with without refrigeration oil. The new compressor is filled with total quantity of refrigerant oil and must be adjusted individually for the repair. The AC compressor is supplied with ready for installation. So the correct answer is C. The new compressor is filled with the total quantity of refrigerant oil and must be adjusted individually for the repair. तो जनरली नए कंप्रेसर कोई भी मैन्युफैक्चरर जब भी आएंगे तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आएंगे, बट यू नीड टू चेक कि ओल्ड कंप्रेसर में कितना ऑयल था, उसके अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी को एडजस्ट करके उसमें ऑयल डालेंगे. वो ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वो जो ऑयल है कंप्रेसर का वो न्यू ऑयल है, फ्रेश ऑयल है, प्लस वो सील्ड था, उसमें प्लग लगे हुए आते हैं हमेशा, तो उसमें कहीं मॉइस्चर नहीं गया, तो वो ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं रीयूज़. बट यू नीड टू एडजस्ट दी क्वांटिटी, क्योंकि जब ये सिस्टम में जब ऑयल रहता है तो पूरे सिस्टम में फ्लो करता है कंप्रेसर का ऑयल. तो हो सकता है कि सिस्टम में ऑलरेडी 100 ml ऑयल है और आपने 100 ml एक्स्ट्रा डाल दिया, तो ऑयल अगर ज़्यादा हो जाएगा तो कूलिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, बिकॉज ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई रहता है. आगे क्वेश्चन है, अब ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है बट अ क्वेरी दैट की लो पे आपके पास व्हीकल आई थी तो उसमें सिम्टम था आउटलेट टेम्परेचर कूल बट नॉट कोल्ड. वो ठंडा नहीं है, चिल्ड नहीं है, बट कूल है, ठीक ठाक सा है. तो लो प्रेशर 3 बार है और हाई प्रेशर 20 बार आता है, तो इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? आंसर मैं आपको बता देता हूँ आगे. जनरली इसके पॉसिबल फॉल्ट्स होते हैं: टू मच रेफ्रिजरेंट इन द सिस्टम, सिस्टम में बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेंट है. कंडेंसर इज नॉट कूलिंग, कंडेंसर में कोई प्रॉब्लम है, फिंस चोक है. ये एक्सपेंशन वॉल डज नॉट क्लोज, एक्सपेंशन वॉल ठीक से काम नहीं कर रहा है. तो रिपेयर क्या होगा? रेफ्रिजरेंट लेवल को हम करेक्ट कर सकते हैं, कंडेंसर फिंस को क्लीन कर सकते हैं. चेक द ऑपरेशन ऑफ कंडेंसर फैन, मे भी हो सकता है कंडेंसर फैन खराब है, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है.
और रिप्लेस द एक्सपेंशन वॉल, बिकॉज एक्सपेंशन वॉल थर्मोस्टेटिक कंट्रोल रहता है, सो समटाइम्स प्रॉब्लम आ जाता है, बट दीज थ्री रिपेयर्स आर नेसेसरी। ये चांसेस आपको बहुत कम मिलेंगे एक्सपेंशन वॉल, बट जनरली होते हैं बट काफ़ी कम रहते हैं। सेकंड सिनेरियो है आउटलेट टेम्परेचर इनिशियली कोल्ड है बट उसके बाद गर्म हवा आने लगती है, नॉर्मल एयर। आउटलेट टेम्परेचर में ग्रिल टेम्परेचर, जो आउटलेट टेम्परेचर है चेंजेस कॉन्स्टेंटली बिटवीन कोल्ड एंड वार्म, तो कभी ठंडा आता है कभी गर्म आता है। एंड हाई प्रेशर इंक्रीजेज, लो प्रेशर ड्रॉप। तो जब आप मशीन लगाते हैं तो लो प्रेशर 1.5 बार आपको शो कर रहा है, बट सडनली वो जीरो पे चला जाता है, जीरो मीन्स वैक्यूम रेंज में आ गया। और हाई प्रेशर 12 बार के आसपास चल रहा होता है, ठीक ठाक है क्योंकि इस पे वो अच्छी कूलिंग दे रहा है, बट सडनली वो 18 बार या 20 बार के आसपास चला जाएगा। तो वो चेंज होता रहता है कंटिन्यूसली थोड़ी थोड़ी देर के बाद। इसका क्या रीज़न हो सकता है कि वो ओके प्रेशर से ड्रॉप हो जाता है और हाई प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो इसके रीज़न जनरली मैं अब आपको दिखाता हूँ क्या है। मैं बता इसलिए रहा हूँ कि दिखाता हूँ इसलिए क्योंकि अगर आप पॉज करके अगर सोचना चाहते हैं थोड़ी देर तो आप सोच सकते हैं। इसके पॉसिबल फॉल्ट्स हैं कि सिस्टम में कहीं ना कहीं मॉइस्चर है और वो मॉइस्चर एक्सपेंशन वॉल में या एवोपरेटर में पहुंच चुका है जहां पर वो आइसअप हो जाता है। तो जैसे ही वो सही टेम्परेचर पे आके वो आइसअप होता है, सिस्टम काम करना बंद कर देता है और जीरो पे पहुंच जाता है, बिकॉज कंप्रेसर वहां पे कट ऑफ हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, जैसे उसका प्रेशर बढ़ेगा और यहाँ पे वो जीरो कर देगा। कंप्रेसर बंद होने के बाद नॉर्मल एयर आएगा, आइस फिर से पिघलेगी एक्सपेंशन वॉल या एवोपरेटर में और वापस वो सही टेम्परेचर सही प्रेशर पे काम करने लगेगा। ठीक है। या फिर एवोपरेटर सेंसर भी फॉल्टी हो सकता है जो कि बाहर ही बहुत ज़्यादा आइसिंग कर देते हैं। नेक्स्ट है ग्रिल टेम्परेचर नॉट कोल्ड इनफ, ज़्यादा ठंडा चिल्ड नहीं आ रहा है। लो प्रेशर ड्रॉप्स टू वैक्यूम रेंज, लो प्रेशर काफ़ी कम जा रहा है। और विजिबल आइसिंग ऑन रेफ्रिजरेंट लाइंस, आपको दिखाई दे रही है आइसिंग हो रहा है जो लाइंस पर, आप अगर इंजन कंपार्टमेंट में देखें तो वहाँ पे आइसिंग आपको दिख रहा है। जब आपने प्रेशर चेक किया तो लो प्रेशर लेस देन 1 बार है, लेस देन 1 बार इज ऑलवेज वैक्यूम। एंड हाई प्रेशर जो है 5 से 10 बार के आसपास आ रहा है। तो जनरली किस लिए होता है, ये तो प्रेशर ही बहुत कम है तो जनरली बिकॉज ऑफ टू लिटिल रेफ्रिजरेंट बहुत कम है, या फिर एक्सपेंशन वॉल ब्लॉक्ड है, उसका एरिया ब्लॉक है, या फिर आइसिंग भी हो सकता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आता है। थर्ड रहता है फिल्टर ड्रायर क्लॉग्ड, जो फिल्टर का ड्रायर था, जो रिसीवर ड्रायर में जो ड्रायर है वो अगर क्लॉग्ड होगा, काफ़ी भर चुका होगा, तब भी ये प्रॉब्लम आने के। नेक्स्ट है लो प्रेशर 3 बार एंड हाई प्रेशर 5 to 10 बार, मीन्स ग्रिल टेम्परेचर इनसफिशियंटली कोल्ड, ज़्यादा चिल्ड नहीं है, कंप्रेसर भी काफ़ी नॉइज़ कर रहा है। तो और आपने जब प्रेशर चेक किया तो 3 बार का प्रेशर आता है जो कि थोड़ा ज़्यादा है, बट हाई प्रेशर काफ़ी कम आ रहा है 5 to 10 बार। इसमें ज़्यादातर जो पॉसिबल फॉल्ट्स हैं दैट इज़ रिड्यूस्ड कंप्रेसर आउटपुट, कंप्रेसर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है इसलिए यहाँ पर प्रेशर नहीं ले पा रहा है और यहाँ प्रेशर ज़्यादा है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगी जो भी रेगुलेटिंग वाल्व वाले कंप्रेसर, उन सब में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि लो प्रेशर ज़्यादा होता है बट हाई प्रेशर 10-11 बार तक ही आ पाता है। कंप्रेसर ड्राइव बेल्ट स्लिपिंग, मैग्नेटिक क्लच के कंप्रेसर है तो उसमें कोई प्रॉब्लम है, या फिर कंप्रेसर इंटरनल मैकेनिकल डिफेक्टिव। तो जहाँ भी कहीं आपको हाई प्रेशर थोड़ा सा कम दिखे, गैस ओके है बट हाई प्रेशर कम आ रहा है 10-11 बार के आसपास और लो प्रेशर 3-3.5 बार जा रहा है, तो आइडिया लगा सकते हैं दिस इज द फॉल्ट समवेयर विद द कंप्रेसर और द ड्राइव बेल्ट। नेक्स्ट है आउटलेट टेम्परेचर इनसफिशिएंटली कोल्ड, मतलब प्रॉपर से ठंडा नहीं है। लो प्रेशर आपने चेक किया दैट इज इन वैक्यूम लेस देन 1 बार, और हाई प्रेशर आपने चेक किया तो 12 बार के आसपास है बट अचानक से इंक्रीज होकर के 20-20 बार तक चला जाता है। तो इसमें क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, इसका सिम्टम है जनरली पॉसिबल फॉल्ट्स हैं ब्लॉकेज ऑन हाई प्रेशर साइड, अगर हाई प्रेशर साइड पे कुछ ब्लॉकेज रहती है जनरली इन दी ड्रायर, यानी ड्रायर में कोई प्रॉब्लम होता है तब इस तरह की प्रेशर रीडिंग्स आती हैं, क्योंकि वो ब्लॉकेज होने की वजह से आगे रेफ्रिजरेंट ट्रांसफर नहीं हो पाता, तो इमीडिएटली यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है, दिस गोज टू वैक्यूम ऑल्सो। अगला है आउटलेट टेम्परेचर नॉट कोल्ड इनफ, फ्रीक्वेंट कंप्रेसर स्विच ऑन साइकिल्स। तो प्रेशर आप चेक करते हैं तो 2 बार और 12 बार के आसपास आ रहा है बट कंप्रेसर काफ़ी जल्दी जल्दी ऑन ऑफ हो रहा है। तो प्रेशर आप देखें तो काफ़ी हद तक ठीक ठाक सा आपको लगेगा कि हाँ 2 बार है, पर एसी पूरा चिल्ड भी नहीं कर रहा और हाई प्रेशर भी 12 के आसपास आ रहा है। एक्चुअली 14-15 के आसपास रहना चाहिए, थोड़ा सा ही कम है। रेफ्रिजरेंट आपने चेक किया तो क्वांटिटी ओके है। तो इसके ज़्यादातर रीजंस होते हैं टेम्परेचर सेंसर, जो एवोपरेटर टेम्परेचर सेंसर है वो फॉल्टी होता है एंड इट इज़ गिविंग अ रॉन्ग रीडिंग।
तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस किए जो रिलेटेड है एसी के डायग्नोसिस से। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज आगे ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं।